शरद पवार जी यहाँ बोलते हुए कह रहे थे कि बीजेपी को केवल 26% वोट मिला है, ये जनादेश नहीं सरकार बनाने का। मैं याद दिलाना चाहती हूँ शरद जी को, बैठे नहीं है वो, आपके माध्यम से अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ। यदि जनादेश का मतलब 51% मत प्राप्त करके सरकार बनाना होता है तो हिंदुस्तान के लोगों ने कभी भी कांग्रेस को सरकार बनाने का अधिकार नहीं दिया। 40 वर्षों तक 32% मत प्राप्त करके आपने सरकार चलाई है और इस देश का 68% मतदाता आपके खिलाफ खड़ा रहा है। लेकिन 54% मैंने इसीलिए 45 में से 40 साल कहा, मैंने इसीलिए 45 में से 40 साल कहा। कितने वर्ष 32% से चलाई है बताइए। क्या आपने 32% पर इस देश में वर्षों सरकार नहीं चलाई? इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कहना, मैंने 45 में से 40 वर्ष यही कहा। वो साधारण चुनाव नहीं था 1984 का, लेकिन मैंने इसीलिए वो 5 वर्ष निकाल कर बात की है। 32% पर आपने देश की सरकार चलाई, इसलिए ऐसा भ्रामक प्रचार करके आप जनभावना के साथ खिलवाड़ न करें, जनादेश का निरादर न करें। अध्यक्ष जी, सुबह से हम पर आरोपों की झड़ी लग रही है। 3 बातें बार बार कही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जा रहा है, सुखराम जी का नाम लिया जा रहा है, जयललिता जी का उल्लेख किया जा रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, मैं पूछना चाहती हूं कि सारी उम्र जिन चालों को चलकर आप सत्ता से चिपके रहे, एक बार की हमारी चाल से बौखला गए? अरे जिन महानुभाव को आपने उत्तर प्रदेश के राजभवन में बैठा रखा था, अध्यक्ष जी, कोई उस आदमी का जवाब शराफत से दे सकता था? किस तरह की चालें और कुचालें वो चल रहे थे वहां बैठ करके। यानी आप धांधली पर धांधली करते जाओ और सामने खड़ा हुआ मार खाता रहे। यही नैतिकता है, यही आदर्श है, यही सिद्धांत है। मैं कहना चाहती हूं कि जिस संस्कृति ने हमें आदर्शों के लिए मरना सिखाया है, उसी संस्कृति के नीतिकारों ने हमें यह भी बताया है कि हर बार मरकर आदर्शों की रक्षा नहीं होती, बहुत बार दुष्टों को मारकर आदर्शों की रक्षा की जाती है। और इसीलिए पहली बार सथे साक्ष्यम समाचरित से हमने यूपी में इन लोगों को मात दी है। इसीलिए बौखला रहे हैं, बार बार खिसिया रहे हैं और हर बार यूपी की बात करके हमारे ऊपर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। सुबह से बहुत बार ये सुखराम जी का नाम ले चुके हैं। अब शरद जी यहाँ बैठे होते तो मैं उन्हें बताती कि सुखराम जी सुख तो आप ही को देकर गए हैं। यहाँ तो सूखा हुआ राम आया है, जिससे देश को किसी तरह की कोई खतरा, कोई नुकसान उससे होने वाला नहीं है। उनका सुख आपने बहुत वर्षों भोग लिया। अध्यक्ष जी, सुबह से बहुत बार इन्होंने जयललिता जी के संबंध में बात की और सोमनाथ जी ने तो अपने भाषण का कर दिया। लेकिन सोमनाथ दा यहाँ बैठे होते तो मैं उनसे पूछती कि जिस सरकार के साथ, सेकुलरिज्म के नाम पर जिस पार्टी के साथ वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे, क्या उसी कांग्रेस के शरद पवार जी ने जयललिता से सहयोग करके सरकार बनाने की बात नहीं की थी? मैं चुनाव पूर्व गठबंधन की बात नहीं कर रही हूँ। एक जरा सी नाराजगी की भनक मिलते ही झपट कर दाव मार लो, इसके लिए शरद पवार जी ने जयललिता जी से संपर्क नहीं साधा था और गुपचुप नहीं साधा था। बाकायदा टीवी पर ऐलानिया कहा था कि हम सरकार बनाने के लिए जिन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जयललिता जी भी उसमें शामिल हैं। आज वो यहाँ व्यंग कस के कह रहे थे चिट्ठी आ रही है, चिट्ठी आ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उसी चिट्ठी के लिए पलक पावड़े बिछाए शरद पवार इंतजार नहीं कर रहे थे? कतार में खड़े होकर, और मीडिया ने इसीलिए लिखा था कि एक चिट्ठी का 2 जगह पर इंतजार हो रहा है, 2 लोगों को इंतजार हो रहा है। लेकिन हमें मालूम था चिट्ठी हमी को आनी थी, हमी को आई, लेकिन बाद में अंगूर खट्टे हैं ये कहकर के अगर आज शरद पवार खिसियाएं और यहाँ खड़े होकर के व्यंग से ये बात कहें तो ये उन्हें शोभा नहीं देती। अध्यक्ष जी,
सोमनाथ जी ने आधा भाषण जयललिता जी पर और आधा हिंदुत्व पर दिया। मैं चाहती थी कि मेरे भाषण के में समय सोमनाथ दा और शरद पवार यहाँ बैठे होते तो मुझे बोलने में जरा ज्यादा आनंद आता। सोमनाथ दा एडवोकेट हैं, वो उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला तो यहाँ देते हैं जिसमें सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में जिस जजमेंट में हिंदुत्व की परिभाषा दी है, शायद वो जजमेंट सोमनाथ दा की नजर से नहीं गुजरी, क्योंकि पढ़ने की जहमत नहीं उठाई उन्होंने। अध्यक्ष जी, अगर सोमनाथ जी होते तो उनको पढ़कर सुनाती, लेकिन आपके माध्यम से इस सदन को सुनाना चाहती हूँ। 1994 का जजमेंट है, रिव्यू नहीं हुआ है, ये जजमेंट रिव्यू नहीं हुआ है, और कौन पेटिशनर है, कौन जज हैं, इन सब का खुलासा देकर के बताना चाहती हूँ। नहीं, अध्यक्ष जी, डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, साइटेशन लिख लें सोमनाथ जी को बताने के लिए। 1994 6 SCC पेज 360। जजमेंट किनका है ये भी बता दूं, जस्टिस भरूचा और जस्टिस अहमदी। जो जस्टिस अहमदी बाद में हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश हुए, सुप्रीम कोर्ट के और हिंदुस्तान के न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठे। मैं केवल 2 पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ। सोमनाथ दा भी वकील हैं, और वकील का जवाब तो दूसरा वकील ही देगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वकालत में ये ट्रेनिंग है कि अपने पक्ष का जजमेंट तो पढ़ो, मगर विरोध का जजमेंट भी पढ़ो। पता नहीं इतने सीनियर एडवोकेट हो के वो कैसे भूल गए इस जजमेंट को पढ़ना। अध्यक्ष जी, जस्टिस अहमदी और जस्टिस भरूचा ने जो सेपरेट जजमेंट लिखा है, उसमें कहा है, हिंदुइज्म इज अ टॉलरेंट फेथ। It is that tolerance that has enabled Islam, Christianity, Zoroastrianism, Judaism, Buddhism, Jainism and Sikhism to find shelter and support upon this land. Now the words, मैं चाहूंगी आप गौर करें। Ordinarily, Hindutva is understood as a way of life or a state of mind, and it is not to be equated with, I repeat, and it is not to be equated with और अंडरस्टूड एज रिलीजियस हिंदू फंडामेंटलिज्म। हिंदुत्व को रिलीजियस हिंदू फंडामेंटलिज्म से इक्वेट मत करिए। हिंदुत्व एक जीवन जीने की पद्धति है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अगर सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जिसमें सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस में, अपने राष्ट्रपति अभिभाषण में उस सेकुलरिज्म के प्रति अपनी कमिटमेंट अनइक्विवोकल टर्म्स में बताई है। लेकिन हिंदुत्व की जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अच्छा है इसे आप लोग भी अपनी जहन में उतार लें, ताकि हमारा नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस का हिंदुत्व या हमारे घोषणा पत्र का हिंदुत्व आपको कम्युनल न लगे।